केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीई विद्यालय के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में जो आपने प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए आपको मैं एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूं। जिन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है आप देख लो भाई। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ हमने नीट और जेई के बहुत सारे पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मॉलिक्यूलरिटी को, रेट लॉ को और बहुत सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास करने के बाद रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा। और अगली क्लास में यानी लेक्चर नंबर 3 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जो कोलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन सबको कवर कर लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। ये जो केमिस्ट्री की तरफ आपका डर रहता है ना कि सर 180 में 180 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो डर हटाना है। और इसका प्रमाण मैं देता हूं लास्ट ईयर के सरल नीट क्रैश कोर्स का, जिसमें मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी और नीट के पेपर का 50 से 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मेरे उस सीरीज से आ गया था। तो मुझे बार बार इसको क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम को डिले किए हुए चलिए शुरुआत करते एक नई मोटिवेशन के साथ आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि N2 और H2 यानी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ना तो एक चीज बनता है जिसका नाम होता है NH3। सबको पता है ना, और जिसको नहीं पता है वो जान लो कि जब भी कभी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो बनता है NH3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो बैलेंस कर लोगे क्या? कैसे बैलेंस करोगे? अगर बैलेंस करना हो तो यहां पे आप लगा दो 3 और यहां पे लगा दो 2, ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और जहां पे कुछ नहीं लगा होता है उसको 1 मानते हैं, ठीक है? मतलब मान लेते हैं, सब मानना जरूरी है। कई बार चीजें दिखती नहीं है पर होती हैं, याद रखना। तो बेटा ये जो बैलेंस करने के लिए हमने आगे लिखा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, ये लिखे तभी तो रिएक्शन बैलेंस हुई। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं भाई? अंग्रेजी का बड़ा बढ़िया वर्ड है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले जब हम लोग बचपन में इसे भैया दीदी को देखते थे तो इस वर्ड से हमको डरा देते थे। कुछ लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी टर्म्स को बोल के दिखाते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, है ना? तो याद रखना इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है? अब भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन जो है इसकी रेट लिखो। भाई केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है? एक रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ना होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि रेट लिखो इस रिएक्शन की, तो लास्ट क्लास में भी रेट लिखना सिखाया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि अगर आपको इस रिएक्शन की रेट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। मतलब समझाता हूं, पहले चुप रहो। मतलब at constant temperature rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant। मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब N2 की कंसेंट्रेशन इनटू H2 की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मतलब जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन विच इज रेज टू अ पावर। और ये जो पावर होती है ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। जैसे N2 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है? 1, तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा। H2 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है? 3, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ पावर होगा। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोलता है। अब समझना जरा लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो रेट बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? के। अच्छा मैं आर, इसको रेट को ना स्मॉल आर से लिखता हूं। तो मैं तुमसे पूछूं रेट आर इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो बेटा यहां पे जो कांस्टेंट आया उसको के बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाँ क्या बोल देते हैं? के बोल देते हैं। ठीक है सर, के बोल दिया। अब यहां पे N2 के ऊपर 1, H2 के ऊपर 3। अब समझना लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो ऐसे हर चीज में होती है,
पर लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या प्रॉब्लम है, आइए मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि जब कभी N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बनाते हैं तो याद करो 10th में तुम लोग पढ़ते थे, इसको बोलते थे हेबर्स प्रोसेस। याद है? याद रखना इन सब चीजों को, ठीक है। आओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि R इक्वल टू के N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3 आई है। हाँ आई है सर, ये इसकी रेट है। अगर मैं एक काम करूं, क्या करूं सर, मैं ये करूं कि N2 की कंसंट्रेशन में कांस्टेंट रखता हूं, है ना। N2 की कंसंट्रेशन जो है इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं और H2 की कंसंट्रेशन जो है वो मैं डबल कर देता हूं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये रिएक्शन की रेट हमने लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब मैं क्या खुराफात करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, खुराफात। साइंटिस्ट लोगों को भी चैन नहीं मिलता है, ऐसे हमको भी चैन नहीं मिलता है। समझना, N2 की कंसंट्रेशन को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और किसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, डबल दी H2 की कंसंट्रेशन। H2 की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, डबल कर दे रहा हूं। तो बताओ नया रेट कितना होगा, तो रेट कितना होगा नया वाला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2। N2 तो उतना ही है और हमने क्या किया, H2 को डबल कर दिया है, मतलब ये कितना हो गया है, ये हो जाएगा 2H2 और इसके पावर कितना है 3, N2 के पावर कितना है 1। तो बताओ क्या होगा यहां से रेट, यहां से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N2 की पावर 1 ही रहेगा, 2H2 के पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 8H2 की पावर 3। भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना। तो तुमने देखा, अब ये जो पूरी रिएक्शन है R, ये जो हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, इक्वल टू 8K N2 और यहां पे H2 की पावर 3। आप देखें कि पहले जो रिएक्शन थी वो R इक्वल टू के N2H2 थी, अब ये जो रिएक्शन हो गई R इक्वल टू 8K N2H2 की पावर 3 हो गई। मतलब पहले से रिएक्शन 8 गुना बढ़ गई, है ना। रिएक्शन की रेट जो हो गई वो 8 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई केवल H2 की कंसंट्रेशन डबल करने से। जबकि जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक तो थ्योरेटिकली ऐसा माना गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब बाद में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में और पढ़ाई की, तो पता लगा कि ऐसा होता ही नहीं है। जब हम H2 की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या था कि जो रिएक्शन की रेट हो जाए वो 8 टाइम्स हो जाए। आप देख लो 8 टाइम्स हो भी गई, दिख रही है ना आपको चीजें, 8 टाइम्स हो भी गई। पर प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो लगा कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकली गलती है, अब इसको ठीक करने की जरूरत है। तो इसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके एक लॉ दिया कि भाई किसी भी रिएक्शन की अगर आपको रेट लिखना है ना तो उसका एक तरीका होता है, अपने मन से इसे नहीं करो, है ना, उसका अपना एक फिक्स तरीका होता है। तो साइंटिस्टों ने दिया रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है, पहले तो रेट लॉ बताता क्या, ये देखो, रेट लॉ टेल्स हाउ द रेट, रेट लॉ हमको क्या बताता है भाई, रेट लॉ हमको क्या बताता है, रेट लॉ टेल्स हाउ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है किस तरीके से रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। भाई कोई भी रिएक्शन है, अब जितना जल्दी उसका रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उतनी ज्यादा उसकी रेट होगी, मतलब उतना जल्दी रिएक्टेंट जितना जल्दी खत्म होगा, इसका क्या मतलब है, उतना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्शन की रेट उतनी है। तो जब कभी रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ये हमको बताता है रेट लॉ। तो इसको लर्न करके रखना है कि रेट लॉ टेल्स क्या बताता है हमको कि हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो रेट लॉ होता है ना, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल है कि आपने डबल कर दिया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कि पूरा का पूरा रेट लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो इसको आपको लर्न करके रखना है कि रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है और ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये बातें कुछ आपको लर्न करके रखनी है। अब कैसे एक्सपेरिमेंटल है क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे पिछली जो रिएक्शन थी उसमें N2 और H2 मिल करके NH3 बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 लिखा था, यहाँ पे हमने 2 लिखा था। अब देखो भाई, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमें इस रिएक्शन की रेट को लिखना होगा, है ना, तो क्या करेंगे,
तो रेट लॉ ये कहता है कि अगर आपको इस रिएक्शन की रेट लिखनी है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब N2 और H2 की कंसंट्रेशन जो कि कितनी है N2, ये N2 हो गया कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन which raised to the some power। अब ये x भी हो सकता है y भी हो सकता है, मतलब मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब ये लॉ फ्लॉप हो गया तो हमारे सामने आया रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या होता है भाई? रेट लॉ बताता है कि किसी भी रिएक्शन जो हो रही है ना उसकी जो रेट है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ये हमको बताता है रेट लॉ। रेट लॉ हमको क्या बताता है और रेट लॉ हमको सिखाता है कि कैसे किसी रिएक्शन की रेट को लिखना है। जैसे मान लो आपके सामने वही रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, अभी हमने देखा था, बिल्कुल देखा था। अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने 3 लगाया था, यहां पे हमने 2 लगाया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए। अगर हमें इस रिएक्शन की रेट को लिखनी होगी तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन पे हम लोग क्या करते थे, इसके आगे जो लिखा होता था उसको यहां लिख देते थे, इसके आगे जो हमको लिखा होता था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको यहां लिख देते थे। लेकिन अब यहां पे ऐसा नहीं करना है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर होगी वो x होगी और इसकी जो पावर होगी वो y होगी, मतलब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर नहीं बनाना है। रेट लॉ हमको ये बताता है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन की रेट को लिखते थे तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसका पावर 1 हो गया, H2 की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो उसकी पावर 3 हो गई। यही गलती थी। रेट लॉ कहा कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमें नहीं पता कि पावर क्या होगी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सुनो, यहां पे हमने जो पावर लगाया है इसको हमने बोला है x, इसको हमने बोला है y। अब ये जो x और y है, x एंड y विच आर दी पावर्स, ये क्या है पावर्स, किसकी पावर है, विच आर दी पावर्स ऑफ क्या, विच आर दी पावर ऑफ रिएक्टेंट। ये किसकी पावर है, ये रिएक्टेंट की पावर है। देखो रिएक्टेंट के ऊपर लगा हुआ है N2 के ऊपर x लगा हुआ है, H2 के ऊपर y लगा हुआ है। अब याद रखना, नोट डाल करके मैं इसको लिख रहा हूं, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके बराबर ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं कि ये जो हमने पावर लगाई है x और y, ये जो हमने x और y पावर लगाई है, x और y जो पावर लगाई है ना ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख करके नहीं लगाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है। x एंड y की पावर जो है ये एक्सपेरिमेंटल है। अब ऐसा हो भी सकता है कि ये जो जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो जो पावर आए वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि N2 की जगह पे 1 हो जाए, H2 की जगह पे 3 हो जाए, पर हमको नहीं पता, ये हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकलती है, अपने आप देख करके नहीं करना है। वही लिखा हुआ है कि x एंड y विच आर द पावर ऑफ रिएक्टेंट इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, मे और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कब होंगी कब नहीं होंगी ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए पढ़ते हैं। अब एक चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट C, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये रिएक्शन है हमारी। अब मैं आपसे बोलूं इसकी रेट लिखो, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, है ना, यही होगा। और इसकी पावर कुछ होगी x और इसकी पावर कुछ होगी y। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, k बोलूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b। होगा कि नहीं होगा। और इस x और y को अगर मैं जोड़ दूं
तो इसको बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, अभी आप इसको लर्न करके रखो। इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके ऊपर जो पावर है उसको अगर मैं जोड़ दूं, जैसे x का पावर 1 हो और y का पावर भी 1 हो, और x और y को हम जोड़ दें तो 1 1 मतलब 2, तो मतलब ऑर्डर रिएक्शन का कितना आ गया 2, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक का पावर 0 है, एक का पावर 1 है, 0 और 1 1 होता है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आपको पढ़ाऊंगा, दोनों 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो x और y को भी हम जोड़ देते हैं तो बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दी क्या रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, ये जो k है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं मेरे भैया। अच्छा, ये जो है ना k, इसकी बहुत खास बात होती है। ये जो रेट कांस्टेंट है ना, ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। ये किसी एक रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि भैया हर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा दे दिए तुम्हारी तरफ हो गया। अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा। दूसरी बात क्या है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये सब बातें आपको याद रखनी है भाई, बोलने का नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन क्या? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। हो सकता है कि टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़े, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसी वजह से तुम देखो, अभी तक जब हम रेट लॉ पढ़े तो हमने कहा कि, या जब हम कभी रेट लिखते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे सामने ना दो तरीके की रिएक्शन होती है। अभी हम रेट कांस्टेंट के ऊपर और चर्चा करेंगे, इसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये समझना कि रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, और इस पूरी दुनिया में जितनी तरीके की रिएक्शंस होती हैं, अगर मैं रिएक्शन के बारे में चर्चा करूं तो यार रिएक्शन ना दो तरीके की होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन मतलब कि जैसे यार मान लो ए और बी रिएक्ट किए, ये खटाक से सी बन गए, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म, टाटा बाय बाय फिस। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती जो एक स्टेप में नहीं होती, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, है ना, वन आर मोर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वन आर मोर स्टेप होते हैं। तो जब कभी एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शन होती है, वन आर मोर स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, वन आर मोर स्टेप रिएक्शन होती है, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब जो एक स्टेप में हो जाती है वो तो देखने से हमको पता लग जाता है कि एक स्टेप में हो गई। वन स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन सीधा सीधा एक स्टेप में हो गई। और जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब इसमें भी ए और बी मिलकर के सी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, पर एक तुरंत नहीं बनाएंगे, एक स्टेप में नहीं बनाएंगे। पहले ए और बी मिलेगा तो कुछ बनेगा सी डैश, फिर सी डैश कन्वर्ट होगा डी डैश, डी डैश कन्वर्ट होगा सी। होता है कि नहीं होता? वो ट्रेंड सुने हो ना, कि जैसे मान लो कि लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है, एक बॉय है और एक गर्ल है, तो दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है। अपने आप को तुम समझो एलिमेंट्री रिएक्शन। तुम मान लो तुमने कोई गलती किया, कोई लड़के ने कोई गलती किया, अब उससे कोई कहता है सॉरी बोलो, वो सीधा बोल देता है सॉरी। क्या बोल देता है? सॉरी। और जो लड़की होती है वो सीधा सॉरी नहीं बोलती, भले उसकी गलती होगी, कभी सीधा सॉरी बोलेगी नहीं। उस कहेगी तुमने मुझे ये किया, तुमने मुझे वो किया, ये किया, वो किया, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम मुझे समझते नहीं हो, मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, मेरी सम्मान नहीं करते हो, मुझे लोग ये कहते हैं, हूं हाँ, रोएगी, फिर जाकर के सॉरी बोलेगी। अल्टीमेटली लड़के ने भी सॉरी बोला, लड़की ने भी सॉरी बोला, लेकिन लड़की ने इतना घुमा दिया, फिर सॉरी बोला। तो बेटा जब एक स्टेप में रिएक्शन हो जाती है तो बोल देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां भी ए और बी मिलके सी ही बना रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी ए और बी मिलके सी ही बनाते हैं, पर बेटा इसमें एक स्टेप नहीं होता है। हो सकता है कि यहाँ पे डी और सी मिलकर के बनाए, फिर के और डी मिलकर के फिर सी बना, 3 स्टेप में हुई, लेकिन रिएक्शन में सी बना, प्रोडक्ट तो सी ही है। ऐसे होता है काम।
ऐसे समझ लो, लड़का और लड़की केस लेकर के आप समझ सकते हो। तो बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रिएक्शन दो तरीके की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट हैपेंस इन वन सिंगल स्टेप। कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। रेट लॉ कैन बी रिटन डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि देखो जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसके रेट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लो ए है और ये बी है, गिव्स आउट सी, ठीक है। मान लो मैं बोल दूं कि एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ऐसा मान लो बोल दिया यहाँ पे 1 है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन की रेट लिखो, तो क्या करोगे सर? रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, concentration of the product of concentration of A and concentration of B which raised to a some power, ये x भी हो सकता है और इसको मैंने y बोल दिया। अब अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मतलब अगर हमें पता लग जाए कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री, ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, फिर हमको इसके रेट को लिखना है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब ये जो x और y है ये तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है एक्सपेरिमेंट से निकलता है कि नहीं निकलता है? पर बेटा अगर आपको पता लग जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपको क्या करना है, ये x और y जैसा आप लॉ ऑफ मास एक्शन में करते थे ना, x को क्या लिखते थे, जो a के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है भाई वो a की पावर हो जाएगी, तो x के जगह पे किसको लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे 1 को, किसको लिख दोगे 1 को। अब b के पावर में क्या होगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 2। पर ऐसा तब करना है, वैसे तो x और y एक्सपेरिमेंट से निकलता है, पर इसकी पावर तब लिखना है जब आपको पता हो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तभी ये करने का। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब अगर आपको पता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, वैसे तो जितनी भी रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स होती है, अगर आपको कुछ नहीं बताया है तो आप उसको कॉम्प्लेक्स समझना, पर अगर बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है फिर उसके रेट को लिखना है, तो जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर हो जाएगी। हालांकि जरूरी नहीं है, पर जब एलिमेंट्री होगा तो ऐसा होगा। तो रेट लॉ कैन बी रिटन डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन पावर्स इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो पावर्स होगी वो किसके बराबर होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, मतलब x जो होगा वो 1 के बराबर होगा, y जो होगा वो 2 के बराबर होगा, है। पर ये तब होगा जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में नहीं होती है, इसको होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप चाहिए। लड़की वाला केस सीधा सॉरी नहीं बोलने का, घुमाने का, फिराने का, फिर सॉरी बोलने का, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि NO और O2 मिलकर के बनाते हैं NO2, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। अब ध्यान से देखो, ये एक स्टेप में नहीं हो रही है चीजें, ये एक स्टेप में हो ही नहीं रही है। NO और O2 मिलकर NO2 बना रहे हैं, पर इसकी पूरी मैकेनिज्म है, क्या है बेटा, मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहला स्टेप बहुत स्लो है। जैसे पहले स्टेप में NO प्लस NO मिलकर के बनाते हैं N2O2, दूसरे स्टेप में बनाते हैं N2O2 और O2 मिलकर के बनाते हैं NO2। तो आप देख रहे हो कितने स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है सर। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, NO और NO मिलकर के N2O2 बनाते हैं, दूसरे स्टेप में N2O2 और O2 मिलकर NO2 बनाते हैं, कुल मिलाकर बनता NO2 ही है। पर NO2 के बनने के पीछे ना 2 स्टेप हुए। तो अब ये भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट NO2 नहीं बनना है, डायरेक्ट NO2 नहीं बनना है, समय लग रहा है, स्टेप्स हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप में हो रही है। अब मान लो मुझे इसकी रेट लिखनी है, मान लो मुझे इसकी रेट लिखनी है। अब मैं आया, अब लिखा रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2, और खटाक से मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख दिया 1, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी गलत, क्योंकि आपको कैसे पता कि यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा? हमें 2 और 1 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे क्या होता है, रेट लॉ हमको क्या सिखाया है, रेट लॉ ये सिखाया है कि NO की कंसेंट्रेशन और O2 की कंसेंट्रेशन यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। अगर वो एलिमेंट्री है तब तो x और y की जगह पे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना, और अगर वो एलिमेंट्री नहीं है तो क्या करना, तो एक्सपेरिमेंट से निकालना। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि x y क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तब क्या करोगे आप, तो लिखने का, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की कंसेंट्रेशन, है ना, इसकी पावर कुछ x होगी और इसकी पावर क्या होगी, O2 की पावर क्या हो जाएगी, कुछ y होगी। ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ लिखते हैं।
तो देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसके रेट हमको लिखना है तो आप इसके रेट कैसे लिखोगे, उस स्टेप से लिखोगे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो। आप देखो जैसे मान लो आपको पता है कि मोर देन वन स्टेप में हो रही है, अब जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें कोई स्लोएस्ट स्टेप होगा, मतलब सबसे स्लो वाला स्टेप कौन सा है, देखो ये वाला जो है ये स्लो स्टेप है, रिएक्शन में बताया जाएगा। स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं आरडीएस। आरडीएस क्यों बोलते हैं, इसका नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब इसी स्टेप से आप रिएक्शन के रेट को पता कर सकते हो। अगर आपको इस रिएक्शन के रेट को पता करना है, जैसे हमसे बोला गया कि बताओ भाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके रेट बताओ, तो हमें बहुत सारे स्टेप्स दिए जाएंगे। अब रेट हम उसी स्टेप से बताएंगे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी वजह से स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आरडीएस का नाम सुना होगा, है ना, क्योंकि इससे हम रेट बता सकते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कैसे रेट बताएंगे सर, मान लो हमें इसका रेट बताना है तो रेट कैसे बताएंगे। अब अगर हमें इसका रेट लिखना है तो हमें क्या करने का, सबसे पहले क्या करो भाई, ध्यान से सुनो क्या करो, इस देखो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, इसमें हर एक स्टेप को आप एलिमेंट्री समझो। जैसे एक स्टेप 1 ये स्टेप 2, इसे NO और NO मिलकर N2O2 बना रहे हैं भाई, अपने आप में ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, पर हर इंडिविजुअल स्टेप अपने आप में तो एलिमेंट्री ही है ना। तो अगर आपको इस पूरे रिएक्शन की रेट को लिखना है तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप की रेट लिखो। तो अगर मुझे पता लग गया कि ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, इसकी रेट लिखना होगा तो क्या करेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO। NO की पावर कितनी हो जाएगी, NO की पावर हो जाएगी, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, बैलेंस कर लो, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 1, तो यहां पे हो जाएगी 1, और दूसरी NO की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1। तो आप स्लोएस्ट स्टेप से इस रिएक्शन की क्या कर दिए, रेट को लिख दिए। बस आपको यही करना है, स्लोएस्ट स्टेप की हेल्प से हमको रेट लिख देनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट डज नॉट हैपन इन वन स्टेप, occurs in 2 or more step, rate law can be written directly from equation। देखो रेट लॉ कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली, आप नहीं लिख सकते हो, ओवरऑल रेट डिसाइडेड बाय दिस स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उससे हम इसके रेट को लिखेंगे, ठीक है। अब स्लोएस्ट स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री है, इस वजह से इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगी उसको लिख देंगे। अगर आप यहां से की हेल्प से लिखते तो रेट आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO, यहाँ पे हो जाता X, यहाँ पे हो जाता O2 की हो जाता Y। अब X Y हमको कैसे पता लगेगा भाई, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री होता तो कर देते। तो हमने कहा इसके स्टेप्स देखो, हर एक स्टेप अपने आप में तो एलिमेंट्री है ना, सबसे स्लोएस्ट वाले स्टेप को निकालो, उससे रेट लिखो और उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको चढ़ा दो, हो गया काम। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आरडीएस यानी स्लोएस्ट स्टेप की हेल्प से हमको रेट को लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो केवल एक खटाक से हो जाती है, एक स्टेप में हो जाती है, उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो मान लो दो लोग लड़ने आते हैं, तो लड़ने आते हैं कभी कुश्ती उश्ती देखियो तो टकराते हैं तब जाके उसको उठा के पटक देते हैं, इसे होता है ना। तो ऐसे जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं कोलाइड करते हैं, तो जब कोलाइड करते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मतलब ऐसे रिएक्शन के लिए है जो केवल एक स्टेप में हो रही है, उसी के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मान लो दो पार्टिकल्स रिएक्टेंट के लड़ करके एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट के कितने पार्टिकल लड़ रहे हैं, दो, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। जैसे N2O5, एक N2O5 एक NO2 दे रहा है, NO3 बन रहा है। यहां पे कितने रिएक्टेंट है बताओ, एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है ना, तो एक रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पे कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, यानी दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तब जाकर के NO2 और O2 बन रहा है। तो कितने रिएक्टेंट है, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइडिंग इन वन एलिमेंट्री स्टेप। अब ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सारी की सारी एलिमेंट्री रिएक्शन, किसमें कितने रिएक्टेंट है,
वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, देखो यहां पे कितने रिएक्टेंट है, 2 NO और 1 O2, 2 NO 1 O2 मतलब तीन रिएक्टेंट हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद रखना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है ना, इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो क्लियर है। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 3 पार्टिकल्स का एक साथ, 3 से ज्यादा पार्टिकल का एक से ज्यादा, हाँ 3 से ज्यादा पार्टिकल का एक साथ कोलाइड करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारों तरफ मान लो 4 रिएक्टेंट है और वो कोलाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतना अच्छा कोलिजन हो नहीं पाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी इज लेस देन और इक्वल टू 3, इससे ज्यादा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कभी किसी की मॉलिक्यूलरिटी 4 आ रही है, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पक्का गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी की मॉलिक्यूलरिटी 5 आ रही है, इम्पॉसिबल, मैक्सिमम 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए है, केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। भाई मॉलिक्यूलरिटी जो होती है हमेशा होल नंबर में होगी। भाई कितने रिएक्टेंट है वही तो है मॉलिक्यूलरिटी। एक रिएक्टेंट तो मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, जितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं उतनी मॉलिक्यूलरिटी। कैन नॉट बी 0, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 0 रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा भाई, नहीं। तो कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल नहीं होगी अंकल, फ्रैक्शनल नहीं होने का। और मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अभी मैंने बताया था एक चीज जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, याद है तुम्हें, रेट कांस्टेंट के। फिर मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है, 3, और 3 जिसकी होती है उसको बोलते हैं टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ट्राई नहीं यार, यहाँ पे ट्राई कर दिया था क्या, अबे इसको टेट्रा कर लो भाई, टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, हाँ। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकते, रेयर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक साथ 3 मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देखो हम देख करके बता दे रहे हैं ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक बोल दिया मॉलिक्यूलरिटी, दो थे तो 2 बोल दिया। तो थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल तो एक्सपेरिमेंटल है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। जैसे मान लो भाई कोई रिएक्शन है, वैसे मान लो कोई रिएक्शन है कि मैं तुमसे बोल दूं ए और बी मिलकर के सी बना रहे हैं। ठीक है, ए के आगे लिखा हुआ है 1, बी के आगे लिखा हुआ है 2 और सी के आगे लिखा हुआ है 1। अब मैं तुमसे कहूं इस रिएक्शन की रेट लिखो, तो रेट लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन बी। अब मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ये रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एक स्टेप में हो रही है। तो यहाँ पे जो x है और y है, x इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप है। तो जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है a की, वही इसका पावर हो जाएगा, और जो b की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो b का पावर हो जाएगा, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होती तो RDS वाला लिखते। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे हो जाएगा 1 और b के जगह पे हो जाएगा 2, मान लिया। अब देखो हम ऐसा बोल देते हैं कि a के जगह पे हो जाएगा 1, b के जगह पे हो जाएगा 2, क्योंकि यार ऐसा तुम बाहर से देखोगे ये एलिमेंट्री है तो तुम इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दोगे तो 1 और 2। ये ना एक्सपेरिमेंट करने से भी यही आता है, एक्सपेरिमेंट करने से भी यही आता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ओवरऑल ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब कितना, x प्लस वाई, इसको बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 2 मतलब 3 क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगी। और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, है ना। कहते थे ना कि x, इसकी जो पावर है ना ये एक्सपेरिमेंट से निकलती है। हाँ वो अलग की बात है कि एलिमेंट्री है तो आपने सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया, वरना अगर कॉम्प्लेक्स होती थी तब तो RDS को देखते थे ना, मतलब वहां पे एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ा ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। हाँ वो अलग की बात है कि एलिमेंट्री है तो आपने x y डिसाइड कर लिया। तो ऑर्डर मतलब x और y को जोड़ दो, ये जो इसकी पावर है ना x + y कर दो
ये हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। तो ये होती है ओवरऑल ऑर्डर। चलो और इसको पढ़ते हैं। दिस सम ऑफ द पावर of the exponent of the concentration of the reactant in a chemical reaction. Important point, order experimentally determine किया जाता है भाई, not from the balance equation. ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। भाई ऑर्डर तो 0 हो सकता है, तभी तो हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, पर ऑर्डर हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, जितनी मॉलिक्यूलरिटी उतनी ऑर्डर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन का। अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री, जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि A प्लस B मिलकर के C बना रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। अब मैं इसके रेट लिखने को बोलूँ, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा। अब तुम देखो इसकी, अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर कितनी होगी, इसकी ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूं तो एक मॉलिक्यूल है A के, 2 मॉलिक्यूल है B के, यानी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जब रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगी। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओवरऑल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऑर्डर जो होगा वो इनफाइनाइट तक हो सकता है, ऑर्डर कैन बी इनफाइनाइट। अब ये एक रिएक्शन है भाई, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें x2 प्लस y2 गिव्स आउट 2xy, है ना। अब ये कुछ हमें रिएक्शंस दी गई हैं, है ना, हमसे पूछा गया है दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन ना एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है। तुम देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी ये रिएक्शन जो हो रही है 3 स्टेप में हो रही है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन की ऑर्डर बताओ। नीट यूजी 2017 का सवाल है। अब अगर हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो पहले तो इस रिएक्शन का रेट लिखना पड़ेगा। रेट किस स्टेप की हेल्प से लिखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप की हेल्प से। देखो बोल दिया कि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को बोलते हैं आरडीएस, मतलब इससे हम रेट पता कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और फिर y2, x की कंसंट्रेशन और y2 की कंसंट्रेशन, ये हो गया रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसमें हर सिंगल स्टेप क्या है, एलिमेंट्री है। तुम देखो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। बैलेंस कर लो यार, जहां कुछ नहीं लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। देखो ठीक है। अब ऐसे तुम मान लो इस क्वेश्चन को करना हो तो आप क्या करते, पहले आप लिखते कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और y2, x2 के पावर x, y2 के पावर x, ऐसे कुछ, y2 के पावर y, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ो और उसकी हेल्प से रेट लिखो। तो रेट लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y2। अब इसके आगे क्या लिखा हो, 1, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, y2 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। अब ये हर स्टेप अपने आप में तो एलिमेंट्री है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे भी 1 लिख दो। ये तो समझाया हूं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री है। तो रेट लिखना है तो स्लोएस्ट स्टेप को पकड़ो, उसी की हेल्प से रेट लिख दो। अब मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर बताओ, तो जब ऑर्डर बताओगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाएगी। आगे बढ़ो, मारो आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में कंपैरिजन। देखो यार, असर्शन रीजन के सवाल और नीट के सवाल इस पे बहुत पूछे जाते हैं। नीट और जेईई के सवाल यहां से बहुत पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो इसको आपको याद रखना है। पहले तो डेफिनेशन मैंने बताया, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर, मॉलिक्यूलरिटी कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से निकलता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही केवल है, ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये होल नंबर ही होगा, है ना। 0 वैल्यू इसकी पॉसिबल होती है और इसकी कभी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है। इसको रेट लॉ इक्वेशंस की हेल्प से लिखते हैं, इसको रिएक्शन स्टेप की हेल्प से, है ना। और तुम देखो बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल और एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो जो मैंने पढ़ाया है इसका एक कंपैरिजन चार्ट है, इसको अपनी कॉपी में बना लो और इसको लर्न कर लो। देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको हमेशा लर्न करके चलना पड़ता है, मास्टर की बात माननी पड़ती है। देखो मैं अपने आप को यहाँ प्रूफ नहीं करने आया हूं। जलने वाले लोग बहुत हैं, बहुत तरीके की आवाज उठाते हैं, बहुत तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे खिलाफ भी बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं मार्केट में, मेरे खिलाफ भी चीजें चल रही हैं, पर मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। जब एक बार कोई कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, एक काम स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है, जो ठान लिया वो ठान लिया, जो मान लिया सो मान लिया।
आपको जो करना है वो करो। मैं अपने कमिटमेंट को लेकर के बहुत श्योर इंसान हूं और मुझे जो करना है वो करना है। बस एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, हर घर तक मुझे एजुकेशन को पहुंचाना है। मुझे किसी से लड़ाई नहीं लड़ना है, ना मेरा किसी से कंपटीशन है। मैं इस चीज को बोलता हूं, मेरा किसी से भी कंपटीशन नहीं है, किसी से भी कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन खुद से है। मैं किसी को टक्कर देने नहीं आया हूं, मैं अभी बहुत छोटे लेवल पे हूं। मुझे केवल मेहनत करना है बस। आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन दी गई है 2NO + 2H2 गिव्स आउट N2 + 2H2। भाई ये रिएक्शन हमारे सामने लिखी गई है। अब मान लो आपके सामने ये पूरी रिएक्शन है। अब आपको बताना है रेट लॉ, कि रेट लॉ बताओ इस रिएक्शन की क्या होगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट लॉ बताओ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो भाई क्या होगी रेट लॉ और क्या होगी ऑर्डर, आओ देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तुम देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे है सर, ये देखो कितने स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसके रेट को लिखना है तो सबसे स्लो वाली स्टेप को पकड़ो और इसके रेट को लिखो। तो इसके रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O2 की कंसेंट्रेशन और H2 की कंसेंट्रेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें हर एक स्टेप एलिमेंट्री है। N2O2 की पावर 1 हो जाएगा, H2 की पावर भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ो। ठीक है, इतने आसान आसान सवाल होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे जल्दी गलती कर देते हैं, है ना, बच्चे गलती कर देते हैं। जैसा देखो इसमें x + 2y + z गिव्स आउट n। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप, बहुत सारे स्टेप है। ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है। अब मैं आपसे कहता कि इसके लिए रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ क्या हो जाता, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसेंट्रेशन ऑफ M एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Z। यही लिखता, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। अब भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपको कहीं ऑप्शन में सारी चीजें दिख रही हैं? ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब ये ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है तो यूजुअली क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट होती है खास करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, उसको हम लोग स्लोएस्ट स्टेप वाला रेट नहीं रखते हैं। यूजुअली स्लोएस्ट स्टेप वाला रेट नहीं रखा जाता है। होना तो चाहिए यही यार, पर ऑप्शन में नहीं है ना, तो क्या करेंगे, यूजुअली देखने को ऐसा मिलता है। तो आप ना फर्स्ट स्टेप को देखो, यहाँ पे K1 लिखा है, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। सॉरी, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू पूछूं कितनी होगी, K1 बराबर क्या होगा, पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है। यहाँ पे K1 = हो जाएगा कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा M अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ X प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Y। यही तो होता है। K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ X प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ Y। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि M बराबर क्या होगा यहां से, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं M = क्या होगा, तो यहां से M बराबर हो जाएगा KX की कंसेंट्रेशन इंटू Y की कंसेंट्रेशन, यही तो होगा। तो आप एक काम करो, M की जगह पे क्या लिख दो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे K कांस्टेंट आएगा, K डैश बोल देते हैं। M की जगह पे क्या लिखेंगे, K X इंटू Y, K X की कंसेंट्रेशन इंटू Y की कंसेंट्रेशन इंटू Z की कंसेंट्रेशन। अब ये दो कांस्टेंट है, K डैश है भाई, इसको हटाया तो K डैश आया, और M की वैल्यू में भी K है, तो K डैश इंटू K को मैं सिंपली K बोल दूं भाई, दो रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो K बोल सकता हूं। तो K X की कंसेंट्रेशन, Y की कंसेंट्रेशन इंटू Z की कंसेंट्रेशन। देखो कहीं है ऑप्शन, K X की कंसेंट्रेशन, Y की कंसेंट्रेशन, Z की कंसेंट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कि क्या रिएक्शन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लो हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं। मान लो मैंने ऑर्डर लिखा, ठीक है, जैसे मान लो ए है, कोई रिएक्शन है, इसके रेट है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसेंट्रेशन व्हिच रेज टू द पावर 1, या इसको सिंपली मैं लिख देता हूं, एक रिएक्शन के रेट मान लो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K
ए की पावर 1, ये पूरी एक रिएक्शन है, उसके रेट मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने रेट लिखा, ए गिव्स आउट बी प्लस सी, इसके मैंने रेट लिखा कि यहाँ पे जो ए है इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारा ये अल्फा बराबर नहीं यार, यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलूं आर इक्वल टू के, ए की पावर 2 है, मान लेते हैं ए की पावर 2 है, अगर मान लो आ गया ए की पावर 2, तो अगर इसके पावर 2 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर 2 है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन है और इसका के का ए का पावर 3 हो गया तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा आप मेरी बात को समझो, अगर रिएक्शन की ऑर्डर 1 है, अब एक काम करूं मैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ सर है, अब जरा समझ लो, इसमें मैं कुछ इंटरप्रेट करने जा रहा हूं, कुछ चेंज करने जा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दूं इनटू 2 कर दूं, तो क्या होगा, रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3 कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स बढ़ा दूं, तो रेट भी 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको n टाइम्स कर दूं तो n टाइम्स रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, लेकिन अगर इसका ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाया तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसको 3 टाइम बढ़ाया तो रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, दुगना बढ़ता जा रहा है, 3 हो गया तो 9। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर मैंने दोगुना बढ़ाया तो ये 9 टाइम्स हो जाएगी रेट। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 2, इसका ए था, मैं 2a कर दूं, मतलब दुगना कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 9 टाइम्स हो गया। तिगुना कर देता तो 27 टाइम्स हो जाती कि नहीं हो जाती। ऐसी होती जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर मतलब इसका पावर 0। अगर ये पावर 0 है तो मैं एक बात बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन की रेट 0 है, मान लो इसकी रेट 0 है, मतलब इस रिएक्शन की ऑर्डर 0 है, पावर 0 है। अगर मैं इस कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं, ए को बढ़ाऊं, ए को मैं 2 गुना कर दूं, तो जब मैं ए को 2 गुना कर दूंगा 2a, इसका पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है 1। अगर इसको मैं 3 गुना कर दूं के 3a के पावर 0, किसी का पावर क्या होता है 0 1। तो इस आप देख रहे हो कि इसका रेट बढ़ेगा ही नहीं। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी बढ़ा लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं ए गिव्स आउट बी प्लस सी। अब मैंने बोल दिया कि R इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 0 है, एक्सपेरिमेंट से पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, मैं इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 2 टाइम्स, तो जब मैं 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं तो भी इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इसकी जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। भाई कितना भी बढ़ाओ 2 के पावर 0 1 ही होता है। R इक्वल टू में 3 टाइम्स कर दिया, अब भी 3 के पावर 0 1 ही होता है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन आगे मैं पढ़ाऊंगा कि भाई आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओ, डू नॉट अफेक्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन। इसको अफेक्ट होना ही नहीं कंसंट्रेशन से, अफेक्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही हमको बनना है। लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, उल्टा सीधा बोले, सीधा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दहाड़े चिल्लाएं, कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी करें, वो जितना बुरा बोलना है बुरा बोल ले, जितना अच्छा बोलना है उतना अच्छा बोल ले। जो एक प्रण लिया है ना, उसको पहुंचा के रहेंगे, उसको करके रहेंगे। ये डिटर्मिनेशन हो गया ना। जिस दिन तुमने अपने मन से, विचार से, वाणी से पूरी तरीके से अपने आप को एक पाथ पे अलाइन कर लिया ना, उस दिन लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे भाई, और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू अच्छा है, थैंक यू अच्छा है तो भाई कमेंट में लिख दो जय माता दी।